हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत की एक टॉपिक है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर है उसको डिस्कस किया, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया एंड जो सैलिएंट फीचर्स है वो देख चुके हैं। हम इस जो वीडियो है इसमें शेड्यूल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 12 शेड्यूल्स जो हैं उसे हम क्या करेंगे, एक बाय एक डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जानते हैं 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या रखा गया है, तो जो हमारे स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम क्या है और उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है। मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितनी है और उसका नाम क्या है, ये कहाँ पे रखा गया है, तो ये फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है। और ये कौन सी आर्टिकल इसे कवर करती है, तो ये 1 और 4 आर्टिकल जो है वो फर्स्ट शेड्यूल कवर करती है। इसमें किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के नाम है और उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। ओके, अगर हम सॉरी ये 2 बार हो गया, 2 बार आ गया। सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो सेकेंड शेड्यूल में क्या है, तो प्रोविजंस है इमॉल्वमेंट से रिलेटेड, अलाउंस एंड प्रिविलेज से रिलेटेड, कितने अलाउंस मिलने चाहिए और क्या क्या प्रिविलेज मिलने चाहिए, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके लिए, है ना। ऐसा शेड्यूल सेकंड में बताया गया है। ओके, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर्स हो गए स्टेट्स के, स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर लोकसभा के हो गए, चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली के, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जजेज हो गए सुप्रीम कोर्ट के एंड जजेज हाई कोर्ट्स के, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी। इनको कितनी अलाउंस मिलनी चाहिए, क्या इमॉल्वमेंट मिलनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, इसकी बात कहाँ पे कही गई है, सेकंड शेड्यूल में कही गई है। और इन सब को कवर कौन से आर्टिकल में किया जाता है, तो आर्टिकल 59 है, 65 है, 75 है, 97 है, 125 है, 148 है, 158 है, 164, 186 एंड 221 के तहत इसे कवर किया जाता है। ओके, अगर थर्ड शेड्यूल की हम बात करें तो इसमें ओथ रखा गया है, कुछ पोस्ट्स रखे गए हैं, डेजिग्नेशन रखे गए हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर की हो गई, कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में भाग लेना चाहते हैं पार्लियामेंट की, है ना, जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, एमपी हो गए, जजेज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, सीएजी हो गए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, या जो ऐसे कैंडिडेट जो भाग लेना चाहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में, या फिर एमएलए हो गए, या फिर हाई कोर्ट के जजेज हो गए। ये सभी जो ओथ लेंगे वो किस प्रकार के ओथ लेंगे, उनमें क्या होगा, ऐसी बातें कहाँ पे रखी गई है, तो वो थर्ड शेड्यूल में रखी गई है। ओके, और ये सब आर्टिकल उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। ओके, अगर हम फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो फोर्थ शेड्यूल ये हमें बताता है कि जो राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन होता है स्टेट्स का, वो कैसे होगा, है ना, और कितने कितने हैं, है ना। ये सभी बातें कहाँ से आपको मिलती है, फोर्थ शेड्यूल से आपको देखने को मिलती है कि जो स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए जो सीट का एलोकेशन जो राज्यसभा में है वो कैसे है, कितना है, ये सभी फोर्थ शेड्यूल में रखे गए हैं। और ये आर्टिकल 4 एंड 80 इसको कवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करें, फिफ्थ शेड्यूल में क्या प्रोविजन है, तो जो शेड्यूल्ड एरिया है फिर ट्राइबल एरिया जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। ओके, शेड्यूल्ड एरिया या फिर जो ट्राइबल एरिया जो बहुत ही पिछड़े रहते हैं, है ना, जो हमारे जो अभी मेन स्ट्रीम जो इंडिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से अलग उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका एक यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो वैसे जगहों का शेड्यूल्ड एरिया या फिर शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, तो ये प्रोविजन कहाँ रखी गई है, फिफ्थ शेड्यूल में रखी गई है। आर्टिकल जो कवर करते हैं वो आर्टिकल है 244। ओके, नेक्स्ट जो है सिक्स शेड्यूल, इसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन ही रखे गए हैं ट्राइबल एरिया के,
और लेकिन ये ट्राइबल एरिया कुछ स्पेसिफिक जगह पे होंगे तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजंस 6th शेड्यूल में रखे गए हैं। तो वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, है ना। यहाँ से जो भी ट्राइबल एरियाज इन स्टेट में पाए जाते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजंस कहाँ रखे गए हैं? 6th शेड्यूल में रखे गए हैं। और आर्टिकल कौन से कवर करते हैं इसे? तो 244 एंड 275, है ना, इस प्रोविजंस को, इस शेड्यूल को कवर करते हैं। ओके, अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें तो 7th शेड्यूल में प्रोविजंस क्या है? तो यहाँ पे पावर का डिवीजन किया गया बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। स्टेट और यूनियन के बीच में जो है ना, पावर की डिवीजन कहाँ करी गई है? तो वो की गई है 7th शेड्यूल में की गई है ना। 7th शेड्यूल में ये बताया गया है कि जो लिस्ट 1 है वो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 है वो स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 3 जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। लिस्ट 1 पे ओनली कौन लॉ बना सकता है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है उस पे ओनली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। एंड लिस्ट 3 जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही क्या बना सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। ओके, अगर प्रेजेंटली बात करें तो यूनियन लिस्ट में कितने हैं? 98 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली कितने थे? 97 थे। स्टेट लिस्ट की बात करें तो 59 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट थे, है ना। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें 52 सब्जेक्ट है। ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स थे। ओके, और जो आर्टिकल जो कवर करते हैं वो 246 आर्टिकल है। ओके, इसके तहत क्या किया गया है? पावर ऑफ डिवीजन किया गया है पावर का यूनियन और स्टेट के बीच में। ओके, अगर 8th शेड्यूल की बात करें हम तो 8th शेड्यूल में जनरली लैंग्वेजेज को रखा गया है। कुछ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है जिनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, है ना, उसे 8th शेड्यूल में रखा गया है। ओरिजिनली ये 14 लैंग्वेज थे, बाद में अमेंडमेंट्स के से, है ना, इसमें और भी लैंग्वेज जोड़े गए और अभी 22 लैंग्वेज टोटली हमारे 8th शेड्यूल में प्रेजेंट हैं। वो कौन कौन से लैंग्वेज है? आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी जो डोंगरी बोलते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ओके, इसमें जो बाद में ऐड किए गए हैं जो लैंग्वेज वो कौन कौन से? सिंधी है। सिंधी को 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत ऐड किया गया। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत क्या किया गया? ऐड किया गया। एंड बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत 8th शेड्यूल में क्या किया गया? जगह दिया गया। ओडिया को रिनेम किया गया ओडिया, है ना, 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 9th शेड्यूल की तो 9th शेड्यूल में जो प्रोविजंस हैं, ऐसे प्रोविजंस है ना, इसमें रखे गए हैं। ये जो शेड्यूल है इससे पहले तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्रिएट किया गया 1951 में, ताकि ऐसे लॉ इसमें रखे जा सकें जो अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं फिर भी क्या होगा? उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। ओके, ओरिजिनली ये 13 थे, अभी इसमें 282 हो गए हैं। ओके, स्टेट से इसे ज़मींदारी और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सब्जेक्ट को इसमें डाला जाता है, जबकि पार्लियामेंट दूसरे मैटर्स के भी सब्जेक्ट को इसमें डालती है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि अप्रैल 24 1973 के बाद, है ना, जो भी लॉ इसमें डाले जाएंगे, जो भी ऐसे लॉ होगा जो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा अगर वो वायलेट कर रहा होगा बेसिक स्ट्रक्चर को। ओके, और आर्टिकल जो इसको कवर करता है वो 31B है। ओके, 10th शेड्यूल की बात करें तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो डिफेक्शन के ग्राउंड पे, डिफेक्शन के ग्राउंड मतलब दल बदलना। मान लीजिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं किसी एक पार्टी के टिकट पे, और जब वो जीत के पहुंच जाते हैं हाउस में तो वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे केस में क्या हो सकता है? उस मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, उसे हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए, है ना, एंटी डिस्क्वालिफिकेशन, है ना, है ना,
जो लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये इंक्लूड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत, और इसके लिए एक 10th शेड्यूल बनाया गया है ना। और आर्टिकल जो कवर करते हैं इसे, आर्टिकल 102 एंड 191। ओके, नेक्स्ट अगर 11th शेड्यूल की बात करें तो 11th शेड्यूल अभी हमने देखा है ना, जो हमने अभी साइलेंट फीचर्स देखा, उसके जो 16th प्रोविजंस थे, 16th जो फीचर था उसमें हमने देखा 3 लेवल की गवर्नमेंट देखा। तो 11th शेड्यूल जो डाला गया वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत डाला गया पंचायती राज के लिए। ये पंचायती राज को क्या पावर, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है ना, वो स्पेसिफाई कहाँ किया जा गया है, 11th शेड्यूल में किया गया है। इसमें 29 मैटर्स दिए गए हैं जिस पे क्या कर सकती है पंचायती राज, क्या कर सकती है, काम कर सकती है। ओके, और ये आर्टिकल कौन से कवर करता है इसको, आर्टिकल 243G। ओके, लास्ट जो हमारा शेड्यूल है 12th शेड्यूल। ओके, ये स्पेसिफाई करता है कि जो म्यूनसिपालिटी को क्या पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसमें 18 मैटर्स जो है वो म्यूनसिपालिटीज़ को दी गई है कि उस पर वो काम कर सकती है, उस पर वो फैसले ले सकती है। इस शेड्यूल को एडिट किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। आर्टिकल जो इसको कवर करता है वो है 243W। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।